कैसे एक कातिल ने एक मर्डर करने के बाद और काफ़ी इत्मीनान से उस लाश को 2 दिन घर में रखा और काफ़ी आराम तरीके से उस शव के लिए गड्ढा खोदा और फिर उस गड्ढे में बड़े ही आराम से समय ले करके गड्ढा भरा और फिर उसके ऊपर प्लास्टर कराया। नमस्कार, मैं हरेंद्र और आज आप कहानी सुन रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में सरकारी ऑफिस में एक महेश नाम करके व्यक्ति काम करते थे और वह सरकारी अफसर थे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ों का अध्ययन करती और यह बताने का प्रयास करती है कि चीज़ें ज़मीन के अंदर मिली है वह कितनी पुरानी और किस युग की है, जिसको हम लोग आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करते हैं। तो उसी में वह एज अ सीनियर ऑफिसर काम करते थे और लगभग 42 साल उनका उम्र था। 28 अगस्त 2023 का दिन था। उस दिन नॉर्मल उनका ऑफिस सुबह 9:30-10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता था और 6 बजे तक वो घर आ जाते थे। लेकिन 28 अगस्त 2023 को वह घर नहीं आते हैं। शाम हो जाता है, लगभग 8-9 बज जाता है, लेकिन फिर भी वह घर नहीं पहुंचते हैं। घर के लोग सारे परेशान, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि वह ऑफिस के लिए गए हों और समय पर घर नहीं आए हों। घर के लोग ऑफिस में फ़ोन करते हैं, ऑफिस के जो उनके कलीग हैं उन लोगों को फ़ोन करते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर महेश जी आज क्यों नहीं घर आए हैं। लेकिन कुछ भी उनको घर वालों को और रिश्तेदार लोगों को पता नहीं चलता है। वे लोग रात होने के बाद लगभग 1-2 बजे के करीब में जो लोकल थाना रहता है उसमें जाकर के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। गुमशुदगी का पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है। चूँकि मामला एक सरकारी अफसर का था और वो भी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, तो बहुत सारा ऐसा जो है कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट सब चलता है। तो पुलिस ने भी मामले का काफ़ी सीरियस लिया और फिर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अगला दिन 29 तारीख आ जाता है। पुलिस भी जो है ऑफिस के लोगों से पूछताछ करती है और बाकी जो दिल्ली के और भी जो जितने लोकल थाना रहते हैं सभी थाने को इन्फॉर्म करती है, उनका फ़ोटो भेज करके कि इस तरह का अगर कहीं पर व्यक्ति मिलता है या इससे जुड़ा हुआ कोई जानकारी मिलता है तो संबंधित थाने से कंफर्म करें। तभी सरोजनी नगर से जो है सरोजनी नगर थाना को फ़ोन आता है कि वहाँ एक लावारिस लाश मिली है। और जब लावारिस लाश पुलिस अपने हैंडओवर में लेती है तो पहले ही ऑलरेडी इनका गुमशुदगी का रिलेटेड जो सारा इन्फॉर्मेशन था जितने भी थाना थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो जब पुलिस सरोजनी नगर पुलिस जब जो इस गुमशुदगी का मिलान उस लावारिस लाश से करती है, उसका हाइट, उसके शरीर पर जो कपड़े हैं, तो मैच हो जाता है। फिर पुलिस जहाँ गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज था उस थाना को इन्फॉर्म करती है और फिर वह थाना जो है महेश जी के घर वाले को इन्फॉर्म करता है। सारे लोग जाते हैं पोस्टमार्टम हाउस और वहाँ पर शव का शिनाख्त हो जाता है। फिर उसके बाद पुलिस जो है गाड़ी बरामद करती है और गाड़ी का जो लोकेशन फरीदाबाद रहता है। मोबाइल का भी लोकेशन दूसरे जगह रहता है, कहीं और बता रहा था। पुलिस मोबाइल का भी जो है CDR रिपोर्ट निकालती है और लोकेशन पिन पॉइंट करती है, तो पता चलता है कि उसका भी लोकेशन अलग जगह बता रहा है। तो यह कत्ल का ऐसा एक मामला था जहां लाश कहीं और, गाड़ी कहीं और जो मोबाइल थी वह कहीं दूसरी जगह रहता है। पुलिस भी पूरी तरह से कंफ्यूज किया कि लाश यहाँ है तो मोबाइल, फिर आखिर मोबाइल का लोकेशन फरीदाबाद बता रहा है, गाड़ी का सरोजनी नगर में, लाश भी सरोजनी नगर में मिला है। अब पुलिस जो है जो जहाँ वह काम करते थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का दिल्ली में जो दफ्तर है, उस दफ्तर में जिस डिपार्टमेंट में वो काम करते थे उन सारे कर्मचारियों से पुलिस एक एक करके जानकारी प्राप्त करती है कि किस तरह के यह व्यक्ति थे और हाल में किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे और लास्ट दिन जो है ड्यूटी आए थे, जब ऑफिस आए थे तो क्या क्या उनके साथ हुआ। तो सारा चीज़ पूछताछ करती है पुलिस एक एक करके सभी लोगों से। तो तभी कुछ खास नहीं मिलता पुलिस को, लेकिन तभी लास्ट में एक अनीस नाम कर का व्यक्ति उन्हीं के ऑफिस में, उन्हीं के दफ्तर में, उन्हीं के साथ काम करता था, उनका दोस्त भी था। जब पुलिस पूछताछ करती है तब अनीस बताता है कि कल वह जाने लगे थे तो गाड़ी का चाबी हम मेरे को दे दिए थे और बोले थे कि तुम रखो गाड़ी का चाबी और मैं तुमसे ले लूँगा, और तो कुछ बोले नहीं। उसके बाद चल गए और अभी तक आए नहीं और गाड़ी का चाबी मेरे पास ही है। पुलिस को अनीस के ऊपर डाउट हो, क्योंकि अनीस ने अभी तक अपने से ही आगे आकर के यह नहीं बताया था किसी को भी कि गाड़ी का चाबी उसके पास है, ना ही घर वालों को, ना ही पुलिस को। जबकि अनीस को मालूम था कि
महेश जी जो है वो लापता है और उनका गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया है और पुलिस उसके लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अनीस इतने बताता है कि महेश जी के ऊपर काफ़ी कर्ज था, वह काफ़ी लोगों से पैसा लिए हुए थे, तो काफ़ी परेशान थे, तो बस इतना ही बोले कि कुछ पैसे का अरेंज करने के लिए मैं जा रहा हूँ, तुम गाड़ी का चाबी पकड़ो, मैं तुमसे ले लूँगा। और उसके बाद फिर वो चल गया। पुलिस को अनीस के ऊपर यह सारी बातें सुनने के बाद डाउट होता है, क्योंकि एक डाउट करने का यह भी रीज़न था कि अनीस ने पहले आगे आकर के अपने से नहीं बताया कि गाड़ी का चाबी जो है महेश जी उनको दे करके गए हैं। पुलिस फिर उससे थोड़ा कड़ाई के साथ पूछताछ करती है और बोलती है कि इसके तलाशी लिया जाए। जब वह पुलिस उसका तलाशी लेती है तो उसके पैकेट से वह गाड़ी का चाबी निकलता है। पुलिस का जो है शक कन्फर्म हो जाता है और वह यही बोलता है कि यही चाबी है जो महेश जी ने देकर गया है। पुलिस अब अनीश को यह बोलती है कि अगर तुम कुछ जानते हो तो सही सही बता दो, अदरवाइज़ 29 अगस्त को ऑफिस में क्या क्या हुआ और उन्होंने तुमको चाबी कब दिया, तुमने उनके साथ गए हो नहीं हो, कौन गाड़ी लेके गया, ये सारा चीज़ हम लोग सीसीटीवी जो ऑफिस में लगा हुआ और बाहर कंपाउंड में लगा हुआ है पार्किंग एरिया में, उससे हम लोग देख लेंगे। अब अनीस के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं कि जब बात वह सुना तब वह टूट गया और पुलिस को सारा राज बताया कि किस तरह से उसने महेश का कत्ल करने का चक्रव्यूह रचा और किस तरह से उसको अंजाम दिया। अनीस ने बताया कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सरकारी घर सब है जो एम्प्लॉय लोग को मिलता है, उसी एक घर में अनीस ने महेश का शव जो है दफना दिया और उसके ऊपर पूरा प्लास्टर करा दिया है। अनीस जो था वो ऐसे गिरोह के टच में था जो पैसे ले करके सरकारी नौकरियाँ लगाने का गोरख धंधा करते थे, मतलब या झूठा धंधा करते थे। और एक दिन कुछ महीनों पहले एक दिन अनीस ने महेश को यही बात बताई कि वह उनके पास ऐसे कुछ लोगों से जान पहचान है जो सरकारी नौकरियां लगाते हैं और अभी बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है, तो तुम अगर कुछ कैंडिडेट दे सकते हो तो दो। और तो महेश ने कहा कि ठीक है, मेरे पास भी 3-4 जो है जान पहचान के लोग हैं, उन लोगों का तुम जॉब लगा दो, वे लोग भी जॉब इंटरेस्टेड है। और लगभग प्रत्येक कैंडिडेट 3-3 लाख रुपया में जो है वह सौदा तय हुआ। महेश जी पैसा भी दे देते हैं अनीश को और सारा जो डॉक्यूमेंट वगैरह है वो भी दे देते हैं ताकि उन लोगों का सरकारी नौकरी लग सके। और वे लोग महेश जी के जान पहचान के ही थे। लेकिन काफ़ी दिन बीत जाने के बाद महेश जी ने जिन लड़कों का नाम आगे बढ़ाया था, जिन लड़कों से पैसे लेकर के अनीश को दिया था, उन लोगों में से किसी का भी नौकरी लगता नहीं है। और इधर वे लोग पैसे मांग रहे थे महेश से और महेश जी अनीस से पैसा मांगते हैं, लेकिन अनीस देना नहीं चाहता है। इसी बीच अनीस की एक गर्लफ्रेंड रहती है जिसका अनीस ने जान पहचान महेश से भी कराया था। और एक आध दो दफ़ा अनीस के बिना जानकारी में महेश जी उसकी गर्लफ्रेंड को लेकर के कहीं घूमने भी चल जाते हैं। बाद में यह बात अनीस को पता चलता है तो वह काफ़ी चिढ़ जाता है। अब अनीस के पास महेश का मर्डर करने का मोटिव मिल जाता उसको। अब एक वह जानता है कि अगर पैसे का लगातार मेरे ऊपर दबाव है और अगर मैं महेश का मर्डर कर देता हूं तो वह पैसे भी मुझे नहीं देने पड़ेंगे और जो मेरी गर्लफ्रेंड है जो अनीस से ज़्यादा वह महेश जी की तरफ होने लगी थी तो वह गर्लफ्रेंड भी बच जाएगी। इसी के कारण अनीस ने कत्ल का सारा प्लानिंग किया और फिर उसको अंजाम देने में लग गया। इसके लिए 27 अगस्त को अनीस ने छुट्टी का भी अर्जी दे दिया, तो 4-5 दिन का छुट्टी लिया था। जो यह छुट्टी लेना जो है उसके जो साजिश में शामिल था। छुट्टी लेने के बाद वह फिर चूँकि 27 से 2 तारीख तक वह छुट्टी में था, लगभग 4-5 दिन का वह छुट्टी लिया था और इसी में उसको सारे कांड को अंजाम देना था और इसी समय उसने सारे कांड को अंजाम दिया। छुट्टी लेने के बाद सोनीपत चल जाता है और वहीं पर फ़ोन करके जो है महेश को बुलाता कि यार पैसे तुम ले लो, जिन लोगों ने पैसे मुझे लौटा दिए इसलिए मैं तुमको लौटा दे रहा हूँ ताकि तुम अपने कैंडिडेट को लौटा दो। महेश ने भी सोचा इतने दिन से यार पैसा दे नहीं रहा था और अभी दे रहा तो चलो दूरी है तो क्या जाकर ले लेता हूँ। महेश चल जाता है और वह पैसे लेने जाता है, घर में बैठता है, वे लोग चाय पानी पीते हैं। तभी अनीस जो है कुछ सामान लाने के लिए उस कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में जाता है और फिर पीछे से किसी भारी रॉड से महेश के सर पर वार कर देता है। महेश वहीं गिर जाता है, वहीं मर जाता है। उसके बाद वह यह मर्डर करने का पहले ही 3-4 पॉलीथीन लेकर के आता है, बड़े साइज़ का, बहुत सारा परफ्यूम वगैरह भी लेकर के वह पहले ही रख लेता है। और इस दिन 27 तारीख को जब वह महेश को बुलाता है और उसका जब मर्डर कर देता है तब फिर उसी पॉलीथीन में महेश का शव को बंद कर देता है और रूम में सारा परफ्यूम स्प्रे कर देता है और एसी चालू करके लगभग 1-2 दिन वह शहर से बाहर चल जाता है।
और साथ में वह महेश का मोबाइल भी लेकर के जाता है और दूसरी जगह फरीदाबाद चल जाता है। और दूसरी जगह जहाँ वह फरीदाबाद गया रहता है वहाँ पर कुछ समय के लिए महेश का मोबाइल ऑन करता है 10-15 मिनट के लिए, ताकि लोकेशन फरीदाबाद का आ जाए, और फिर वह मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है। और एक चीज़ ये बताते चले कि जब वो महेश का मोबाइल घर से लिया था उस समय उसको स्विच ऑफ कर लिया था, फरीदाबाद में गया 10-15 मिनट उसको स्टार्ट रखा ताकि उस वहाँ का टावर का लोकेशन आ जाए, फिर 15 मिनट के बाद मोबाइल को स्विच ऑफ किया और फिर वापस सरोजनी नगर पहुँचता है। फिर जो है महेश सोनीपत आ जाता है जहाँ पर उसने महेश का मर्डर किया था, और यहाँ आने के बाद 1-2 दिन से जो है बाहर था, मोबाइल लेकर के गया था लोकेशन दिखाने के लिए। आने के बाद वो बाकायदा कन्फर्म करता है कि लाश ठीक ठाक है या नहीं, ऑफ रूम का जो AC चल रहा है या नहीं चल रहा, और चेक करने के बाद फिर वह उस शव को डंप करने का प्लानिंग करता है। ये सारा करते करते 29 तारीख लगभग शाम आ जाता है। तभी अनीश का एक उसी के ऑफिस में एक दोस्त था और उसका वह सरकारी जो मकान मिलता है वह खाली रहता था, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर जो सरकारी मकान होते हैं जंजर होते हैं, कोई वहाँ पर जल्दी परिवार के लोग रहने के लिए रेडी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग सरकारी रूम तो ले लेते हैं लेकिन वे रहते हैं कहीं प्राइवेट जगह जहाँ पानी बिजली और सारा कुछ अच्छा सुविधा हो। तो वैसे ही अनीश का एक फ्रेंड था उसी ऑफिस में जिसका सरकारी मकान अलॉट था, लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं था। तो काफ़ी दफ़ा ये लोग उस रूम का पार्टी मनाने के लिए या फिर कुछ और कार्यों के लिए यूज़ किया। अनीश पहले भी वह घर जो है कुछ समय के लिए 1-8 दिन के लिए लिया है, यूज़ किया है और फिर चाबी दे देता था। अनीश ऑफिस जाता है, उस कलीग से उसके रूम का चाबी लेता है और फिर उसके रूम में जाता है और उस घर का मुआयना करता है कि कहाँ पर जो है शव को दफनाया जा सकता है। चाबी लेने के बाद, मुआयना करने के बाद जो है अनीश उसी चाबी का एक डुप्लीकेट बना लेता है। डुप्लीकेट बनाने के बाद एक चाबी अपने पास रख लेता है और दूसरा जो ओरिजिनल चाबी रहता है वह वापस अपने फ्रेंड को लौटा देता है। एक दिन बीतने के बाद जब रात हो जाता है तब अनीश उसी मकान में जाता है। जाने के पहले उस शव को अपने कार में डालता है और फिर रात में उस घर में जाता है जो खाली था, क्योंकि उसका डुप्लीकेट चाबी बना लिया रहता है, किसी को मालूम नहीं रहता है। और फिर उस घर के आंगन में जा कर के एक जगह कच्चा जगह था, वहीं गड्ढा कर के उस शव को दफना देता है। फिर अगले दिन वह जाता है या कंफर्म करने के लिए लाश वगैरह सब ठीक ठाक है ना, तब तक इधर पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी रहती है, गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज हो गया रहता है। तब फिर वह दूसरी दिन जाता है तो एक मिस्त्री को लेकर के जाता है और फिर जो है सारा उस जगह प्लास्टर करा देता आंगन में, और अपने फ्रेंड को यही बताता है कि वहाँ पर काफ़ी पानी वगैरह लग रहा था तो दिक्कत हो सकता था, इसलिए वहाँ पर उसने प्लास्टर करा दिया है मिस्त्री को बुला करके। और लेकिन उसका मकसद जो उसका फ्रेंड नहीं समझ पाता। अब वह बेफिक्र हो जाता है कि अब उसने जो मर्डर किया है वह दुनिया को नहीं पता चल पाएगा। तो ये सारा जो काम प्लास्टर वगैरह और का जो लास्ट काम है वह 30 तारीख बीत जाता है। पुलिस ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी रहती है। इसने शव को भी सारा दफना दिया रहता है, कोई सबूत नहीं। मोबाइल भी दूसरा जगह फेंक दिया रहता है, जहाँ फरीदाबाद में फ़ोन स्विच ऑन करता है 10 मिनट के लिए और फिर उसके बाद वहीं स्विच ऑफ करके फेंक देता है। गाड़ी कहीं और लोकेशन पे लगाता है। लेकिन अनीश जो है 3 तारीख को पकड़ा जाता है। 3 सितंबर को पकड़ा जाता है और सारा राज जो है वह पुलिस को बता देता है। अब पुलिस अनीश को लेकर के वह एक जगह किस तरह से शव को दफनाया, किस व्यक्ति ने उसके ऊपर प्लास्टर किया, सारा राज जानने के बाद अनीश को उस जगह पर ले जाती है, कहाँ पर मोबाइल फेंका, और सारा चीज़ पुलिस साक्ष्य जुटाने का प्रयास करती है और फिर अनीश को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजने का पहले पुलिस अनीश से यही सवाल करती है, तुमने मर्डर किया लेकिन इतनी हर एक चीज़, हर एक बारीकी चीज़ें तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे मोबाइल अलग जगह फेंकना है ताकि लोकेशन दूसरी जगह का हो, लाश अलग जगह रखना है, दफनाना है, ताकि कहीं से भी कोई कनेक्शन क्लू मतलब कड़िया ना जोड़ सके। तो ये सारी चीज़ें तुमको कैसे पता चला और किस तरह से दिमाग आया? तो अनीश ने ही बोला कि मैं एक परफेक्ट क्राइम करना चाहता था और यही चाहता था कि मेरी जो मैं क्राइम कर रहा हूँ वह पुलिस और इस दुनिया को कभी पता नहीं चले। लेकिन हर मुजरिम जितना भी क्राइम होता है यही सोचता है कि उसके द्वारा किया हुआ गुनाह जो है कभी पुलिस को पता नहीं चलेगा, लेकिन हर बार वह गलत साबित होता है, वह पकड़ा जाता है और उसका जगह सलाखों के पीछे होता है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक कातिल परफेक्ट क्राइम करता है, लेकिन उसका यह सोच जो है कि परफेक्ट क्राइम करके कुछ होता नहीं है, और पुलिस अगर सही से इन्वेस्टिगेशन करे तो हर गुनाह करने वाला सलाखों के पीछे होगा। तो आज की यही कहानी थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।